पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमें रीयूनियन चाहिए इंडिया के साथ। हम लोग जो हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज करवाना चाहते हैं लद्दाख। हम अब इस चीज़ को बेयर नहीं कर सकते जो क्राइसिस चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? देखें, पाकिस्तान का एक जेन्युइन इशू तो रहा है कि जो गवर्नमेंट की रेट है ना, वो ऑलवेज़ मैं समझता हूँ कि वो बरकरार नहीं रही। आप गिलगित-बल्तिस्तान में बिल्कुल आप ठहरें कि आप उनको 16 लाख टन गंदम देते हैं, सब्सिडी पर देते हैं। आपने उनको वो 14 लाख कर दी, क्यों? आपका अपना बहरान था। मैं फिर ये कहूँगा कि हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि वन साइडेड फैसले करे और ये करे कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। आपको जो कि कह लें कि पार्टीज़ होती हैं, जो कि कंसर्न्ड पार्टीज़ होती हैं, हल्के होते हैं, उनके साथ बात करके, नेगोशिएट करके, बल्तिस्तान की हुकूमत के साथ आप बात करके एक दरमियाने रास्ते पर निकल सकते हैं। ऐसा ही है सर, कुछ टाइम पहले इंडिया से भी एक स्टेटमेंट आई थी कि आप लोग हमेशा इंडिया वाले कश्मीर के ऊपर जो है नजरें जमाए बैठते हो, जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो इससे पहले आप लोग अपने पास जो बलूचिस्तान है उसके ऊपर देखें, गौर व फिक्र करें कि आप लोगों ने वहाँ का क्या हालत कर रखी है। इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि दूसरे मुल्कों की भी अब नजर ऐसी चीजों पे है कि पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ क्राइसिस का शिकार हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। आई थिंक ये दुनिया का आई थिंक कानून यही है कि जिसकी लाठी होती है ना, उसी की भैंस होती है। आप अगर इकोनॉमिकली, क्योंकि अब देखें कि थर्ड जनरेशन वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारी बात इकोनॉमी की आ गई है। अगर कोई भी वर्ड इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो उसकी बात में पावर है। तो सर आपको क्या लगता है इसमें हमारा कोई फ्लॉ है, हमारे फॉल्ट्स हैं? आई अगर थिंक इकोनॉमी अगर हमारी अच्छी नहीं है तो इसमें भी तो हमारे फ्लॉज हैं, क्योंकि बांग्लादेश हमसे बाद आज़ाद हुआ है। आज उनकी इकोनॉमी हमसे ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा अच्छा, उनके टके की वैल्यू हमसे ज़्यादा है। इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ है, आज वो देखें पूरी दुनिया में मनवाया उन्होंने खुद को। तो हम इतना लैक क्यों कर रहे हैं? आई थिंक इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि सिस्टम की नॉन एग्जिस्टेंस। हम आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो हम इस बात पर अभी फैसला नहीं कर सकते थे कि यार हमने छुट्टी कौन सी रखनी है। हमने जुम्मे की छुट्टी रखनी है या हमने इतवार की छुट्टी रखनी है। हम काफ़ी चीज़ों पर कन्फ्यूज़्ड कौम है। आई थिंक कि जिस वक़्त हमने ये फैसला कर लिया ना कि हमने अब एक सिमत की तरफ तयन कर लिया और हमने जाना है, तो आई थिंक तब काफ़ी मामलात बेहतर हो जाएँगे। एक सिस्टम एग्ज़िस्ट करना चाहिए। मेरी नज़र में सबसे पहली वजह यह है कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, चाहे वो जो भी है, जिस भी क्लास से कोई पर्सन बिलोंग करता है, अगर आप उसकी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे तो डेफिनेट है बंदा परसूड उस साइड पे करेगा जहाँ पे उसके बेसिक जो लिविंग स्टैंडर्ड हैं उसको वो मीट कर सके, फुलफिल कर सके। तो यही सबसे एक बेसिक रीज़न है कि हमारी जो यहाँ पे एजुकेशन की नोड और बहुत ज़्यादा सेचुरेशन है, एजुकेशन को हम कर रहे हैं जी कर रहे हैं, लेकिन उसकी अगर क्वालिटी को हम देखें तो हमारी क्वालिटी ना होने के बराबर है। तो जिसकी वजह से जब बंदा ग्रेजुएट होकर या अपनी एजुकेशन को पूरी करके मार्केट में लॉन्च होता है तो उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, ठीक है, उसको उस तरह से ऑन नहीं किया जाता। तो वो फिर वो रास्ते ढूंढता है या वो मार्केट ढूंढता है जहाँ पे उसको एटलीस्ट ऑन किया जा सके या उसके जो पोटेंशियल को वो अप्रिशिएट किया जा सके। तो वो फिर पाकिस्तान से बाहर वो हम कश्मीर की बात कर लें, हम इंडिया की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें या फिर फॉरेन कंट्रीज की बात कर लें, वो फिर वहाँ पे रास्ता ढूंढता है, निकलता है, फिर वहाँ पे निकलता है। तो मेजर रीजन यही है। एग्जैक्टली। ठीक है, हमने इस चीज़ के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बट एट द एंड क्या हो रहा है कि आपने 70-75 साल उनसे प्रोमिस करके, फेक प्रोमिस करके आपने उनके डिजायर को पूरा नहीं किया। ठीक है, वो चाहे कश्मीर हो, जो भी हो, यहाँ से भी कल को बंदे खड़े हो सकते हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ये तो चीज़ें चलेंगी, लोग ढूंढेंगे कि हमें हमारी बेसिक नीड को पूरा करें। से 10 द बिगेस्ट चैलेंजेस, 10 बड़े चैलेंजेस जो पाकिस्तान को जिनका सामना करना पड़ेगा, वो कौन से हैं? तो हम क्यों ना इन चैलेंजेस के बारे में बात करें। ये क्या मुश्किलात हैं जो पाकिस्तान 2025 तक देख सकता है और उसके सामने आएंगी, और ये 10 बड़ी मुश्किलात हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर जो बताया जा रहा है वो हमें हमारे सामने आएगा। वैसे निकल पाए ये जो है, ये एक रिपोर्ट है जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कहा जा रहा है कि कौन कौन से रिस्क हैं जो आपके सामने आएंगे। अच्छा, उसमें पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने का जो ख़तरे का सामना है वो कहा जा रहा है कि 2025 तक तो ये कहीं नहीं जाने का। यानी 2025 तक आपके सामने ये चैलेंज रहेगा, ये रिस्क रहेगा कि किसी भी वक्त कभी भी आप उस सिचुएशन में आ सकते हैं कि जहाँ पर आपको ये अनाउंस करना पड़ जाए। अच्छा, ये हम पहले ही हम झेल रहे हैं, ये तो हमें पता है। इसके लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक और ख़बर जो साथ ही चल रही है, इससे पहले कि हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें कि अगला ख़तरा कौन सा है, मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हैं जो हैं उसमें मज़ीद कमी हो गई है, जो कि 6 जनवरी तक 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कम होकर 4 अरब 30 करोड़ डॉलर रह गए। तो अब 4 अरब और 30 करोड़ डॉलर या इससे कुछ कम आप समझ लें, ये हमारे पास पैसा है और इसमें हमने अपने जो है वो नेक्स्ट 3 वीक्स या 4 वीक्स आप कर लें, इसका हमें सारा सामान ख़रीदना है।
अब हमारे पास क्या कुछ नहीं है, सबसे बड़ी जो चीज़ चाहिए होती है गंदम, आटा, वो नहीं है हमारे पास। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ख़वातीन ट्रक के नीचे से निकल निकल के पता नहीं कहाँ से निकाल कर जो है वो आटा निकाल के लेके आ रही हैं। कहीं पर ट्रक खड़ा है वहाँ पर सस्ते आटे का, तो वो ज़ाहिर है कि अब सस्ता आटा भी चोरी करना पड़ा है लोगों को। यानी ये आप सिचुएशन देखें, सस्ता आटा भी चोरी करना पड़ा है। और फिर जब कोई मिनिस्टर्स ये कहते हुए नजर आते हैं, चाहे वो प्रोविंशियल हो, चाहे वो पंजाब के हों या फेडरल हो, कोई भी हो, कि नहीं इस गंदम की तो कोई कमी नहीं है, वीट की तो कोई कमी नहीं, आटे की तो कोई सारा जो है हमने तो दे दिया हुआ है, इतने टन जो है वो आ चुका है। तो बड़े अफसोस की बात होती है ये कि आप देखें कि लोग कैसे, अगर कोई कमी ना हो तो लोगों को क्या पड़ी, वो जानबूझ के ऐसा करें। या फिर आप देखें कि किस किस ने अपने उसमें जमा किया हुआ है, गोदाम किस किस के भरे हुए आटे से और वीट से, गोदाम खुलवाएं सब। किस तरह की वीडियोस भी चल रही हैं, बड़े इल्जामात लग रहे हैं जरदारी से लेकर, और किस किस के नाम लेकर लोग वीडियो बना रहे हैं कि गोदाम भरे में। जी अब बढ़ते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अगले खतरे की तरफ, कि जो उन्होंने इंडिकेशंस दी हैं। अच्छा, अगला खतरा जो बता रहे हैं वो है खुराक की कमी, फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी वो कह रहे हैं खुराक की जो कमी है वो एक बड़ा मसला रहेगा 2025 तक पाकिस्तान के सामने। नेक्स्ट कौन सा बड़ा रिस्क है, वो है साइबर सिक्योरिटी। अब देखिए साइबर सिक्योरिटी के, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी से तो हम वैसे ही बड़ी नफरत करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी तो हमें पसंद ही नहीं है। तो फिर जो अब साइबर सिक्योरिटी में बहुत कुछ आ जाता है इसमें, ये हम इसके अंदर अगर जाएंगे तो फिर वो बहुत डिबेट इसके ऊपर हो जाएगी लंबी, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं। तो लेकिन इस वजह से काफ़ी जिसे कहते हैं ख़तरात वो भी रहते हैं अगर आपकी साइबर सिक्योरिटी ठीक ना हो तो ये भी एक रहेगा। और फिर महंगाई, इन्फ्लेशन। तो 2025 तक तो पाकिस्तानी अवाम भूल जाए कि आपको इन्फ्लेशन से निजात मिल सकेगी। इसकी ये तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो उसकी ग्लोबल रिस्क है उसकी लिस्ट में तो पाकिस्तान में ये शामिल ही है ये रिस्क। लेकिन इसके अलावा अगर आप ग्राउंड रियलिटी देख लें तो तब भी आपको मालूम है। देखिए आप जानते हैं कि IMF का क्या कहना है। IMF का कहना ये है कि ठीक है आपको प्लान में ले लेते हैं, लेकिन आपको महंगाई करनी पड़ेगी, और हुकूमत ये जानती है कि उसको करना पड़ेगा। अब आप सोचें कि इस वक्त जो अवाम महंगाई से मर रही है, जिसके लिए मुर्गी का गोश्त या वो तो छोड़ ही देना आप, ये सब चीज़ें तो बहुत बहुत दूर की बात है, उनके लिए तो आटा ख़रीद के पकाना, रोटी खिला देना, रूखी रोटी बच्चों को, ये भी एक मसला बन चुका है अब तो जहाँ खुराक की कमी वहीं पर इन्फ्लेशन। तो आप सोच सकते हैं कि क्या सिचुएशन ये बताई जा रही है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि IMF ने तो कहा है कि हर चीज़ पर इतने % आपको कीमत बढ़ाना होगी, और IMF का प्लान मिलते ही हुकूमत का अगला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि इतनी इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, हर चीज़ पर इतनी महंगाई और हो गई है, और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो बाकी चीज़ों की खुद बहुत बढ़ेगी। तो बस गरीब तो मर जाएं जाके कहीं मुँह छुपा के, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं, शर्म से मुँह छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब गुर्बत से ही मुँह छुपा के मर जाएँ। अच्छा, इसके अलावा जनाब और कौन से हैं, इसमें कहा गया है कि अदम इस्तेहकाम। अब अदम इस्तेहकाम, इंस्टेबिलिटी, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको मालूम है, वो भी हम देख रहे हैं। यानी ये सब जो उसने बताए हैं 2025 तक, ये सब इंडिकेशंस हमारे पास पहले से मौजूद हैं, हम इससे फेस कर रहे हैं। और अदम इस्तेहकाम में सबसे ज़्यादा आप जानते हैं TTP, दहशतगर्दी, पाकिस्तान में जो कुछ हो रही है मुल्क के अंदर, और जिस तरीके से अब जो बातें की जा रही हैं कि हिस्से बखरे करने की और क्या क्या कुछ हो रहा है वो देख रहे हैं। फिर इसके अलावा जो है कर्ज़ों के बहरान, यानी जो कर्ज़ आपने वापस करने हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि बिलियंस ऑफ डॉलर जो आपने रीपे करना है, उसका एक बहुत बड़ा आपके सामने चैलेंज है, वो करना है। खित्ते के ममालिक आबी वसाइल को इलाकाई तनाज़ात में बतौर हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर भी कोई तनाज़ा हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अब ये बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज जब इसकी बात की जाती है तो आबी ज़खायर यानी दरिया और उनके ऊपर डैम्स, तो इस मामले में पाकिस्तान और इंडिया के बीच कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हैं, और उसके ऊपर कभी नहीं भी बनती, कभी बन भी जाती है। लेकिन इसके ऊपर काफ़ी इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, डिबेट होती रहती है कि जनाब ये हो गया तो वो हो गया, तो उन्होंने उधर से जो है स्पिल वे खोल दिए थे तो सैलाब आ गया, हमने इधर से ये कर दिया था तो ये हो गया उधर, ये सब चलता रहता है। तो उन्होंने कहा है कि इसको एक टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी वैसे तो कहा जाता है कि पानी पर जंग भी हो सकती है, आइंदा मुस्तकबिल में दुनिया में होने वाली जंगों के बारे में कहा जाता है कि ये पानी पर होंगी, ख़ासतौर पर जो मीठा पानी यानी ये कि जो पीने का पानी होता है इसके ऊपर जंगें होंगी। तो ये बात कही जा रही है कि इस इलाके में ये वाला तनाज़ा सर उठा सकता है, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में सैलाब से 8 लाख एकड़ से ज़्यादा जो ज़रई ज़मीन है, जो कि एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, वो तबाह हुई हैं। अजनास की कीमतों में ऑलरेडी इजाफा हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको एक और ख़बर बताई देती हूँ साथ ही में, ये जो बात की जा रही है, जो सऊदी अरेबिया है वो ये मान गया है कि हाँ काफ़ी उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात की है कि कोई 9 बिलियन डॉलर्स मेरा ख्याल है कहें कि ये रिजर्व्स के तौर पर हम रखेंगे। चाइना जो है उसके कुछ कर्जे पे किए गए हैं, जिस बिना पर हमारे रिजर्व्स में ये कमी आई है। ये भी बात की गई है कि जो कर्जे हमारे पर थे उसके ऊपर हमने वो रीपे करने ही करने हैं। कुछ तो चाइना के बहुत ज़रूरी है, उनका सिस्टम ऐसा है, उन्होंने अपना सिस्टम ठीक रखा है, वो खुद सही रहेंगे, उनको कोई मसला नहीं, कभी दूसरों को वो दबोच के मार छोड़ेंगे। देखिए ना, उन्होंने कहा भाई हमारा कर्जा जब तक वापस नहीं करोगे अगला नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ये रखा ही नहीं कि ये हमारा पैसा लेकर खा जाएं। बहुत तेज़ हैं चाइनीज़, बहुत तेज़ हैं वो। तो बस यही है, 2025 तक के चैलेंजेस हैं आपके सामने, ये रिस्क आपके सामने मौजूद हैं। आपके सर पर डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा मंडलाता रहेगा, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा जो मैंने आपको मुश्किलात बताई हैं आवाम के लिए, आम लोगों के लिए और हुकूमत के लिए भी, इस मुल्क के लिए, दहशतगर्दी से लेकर अदम इस्तेहकाम तक, इंस्टेबिलिटी तक, फूड क्राइसिस तक और पानी के मसाइल तक, ये सब 2025 तक मसाइल हमारे सामने रहेंगे। इनसे निपटने के लिए आप तैयार हो जाइए।